आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन, मेरे साथ हैं समीर, सुरभि और सुमेरा। शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। प्रधानमंत्री मोदी पटना पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का पटना में रोड शो होगा। प्रधानमंत्री आज पटना एयरपोर्ट के लिए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। ये नया टर्मिनल जिसके उद्घाटन की तस्वीरें सामने आएगी सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर, और साथ ही PM बिहटा के नए एयरपोर्ट की आधारशिला भी रखेंगे। रुपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से लाइव। रुपेश, और कितना इंतजार करना होगा, क्योंकि ये सबसे अहम है, खास तौर पर न सिर्फ बिहार के लिए, पटना के लोगों के लिए, क्योंकि एक नए टर्मिनल को लेकर एक अलग ही जोश और उत्साह होगा पटना की जनता में। देखिए, पटना की जनता में अपने नए एयरपोर्ट के टर्मिनल को लेकर जितना उत्साह है, उससे ज़्यादा कहीं उत्साह है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। प्रधानमंत्री का कब हम अभिनंदन करेंगे। आज बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ के गीत गाए जा रहे हैं। महिलाएं पूरे अपने 16 श्रृंगार के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। ना सिर्फ सिंदूर बल्कि जो मंगलसूत्र होता है वो, देखिए महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर छठ का गीत आप देखेंगी। पूरे पटना में 32 ऐसे स्थल बनाए गए हैं जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाएं अभिनंदन करेंगी। और यहाँ कोई किसी पार्टी का झंडा आपको नहीं दिखेगा। हर हाथ में खासकर बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए महिलाएं हैं, और महिलाएं जैसे लोक आस्था के महापर्व छठ के मौके पर पूरा श्रृंगार करके पटना अब छठ घाट पर पहुंचती हैं। उसी तरीके से ये 32 जो घाट बनाए गए हैं, उन 32 घाटों पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए, और महिलाओं का उत्साह वाकई देखिए महिलाएं कैसे झूम रही हैं और यहाँ पर नाच रही हैं। देखिए, अगर आप सामने से देखिए यहाँ पर बिल्कुल खूबसूरत तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है। रुपेश बात भी कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सूर्य भगवान उगे, साक्षात देवता आज छठ है। आज छठ क्यों मन रहा है बिहार? सामने देखिए ये जो मंच है, ये मंच ऑपरेशन सिंदूर और इसी तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ पर रेप्लिका बनाया गया, और महिलाओं का उत्साह यहाँ पे। ये बताइए या मैडम, आज बिहार में लग रहा है जैसे लोक आस्था का महापर्व छठ है। खुशियों का बौछार मोदी जी के आने से जैसे लग रहा त्योहार जैसा ये पूरा बिहार आप सभी को दिख रहा होगा, और वाकई काफी शानदार, काफी मजेदार है ये। पर हम सभी बिहार वासियों के लिए तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद। हमारे मोदी जी हमारे धरती ऑपरेशन सिंदूर। और रुपेश आएंगे आपके पास दोबारा जब उनका रोड शो शुरू होगा, और ये खास तौर पर जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं एयर टर्मिनल को लेकर, और ये जानकारियां और तस्वीरें खूबसूरत आपको हम दिखा रहे थे। दरअसल पहली बार ऐसा है जब प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना में पहुंचे हैं। शुक्रिया रुपेश। और इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के दौरे पर थे। अलीद्वारपुर से पीएम ने ममता सरकार पर हमला बोला। पीएम ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। यहां की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले का भी जिक्र किया और कहा कि टीएमसी ने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी हैं। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने
अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया, उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया। टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों गरीब परिवार के बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के दौरे पर सवाल उठाया है। ममता ने कहा है कि पीएम ने बंगाल का अपमान किया है। ममता ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताया। मोदी जी को ये बात शोभा नहीं होता, शोभा नहीं पाता। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का भी है, लेकिन उन्होंने बंगाल में आके ऑपरेशन सिंदूर किया। ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा, इसका मतलब टेररिस्ट का साथ और बंगाल का मिट्टी को मिला दिया, बंगाल का मिट्टी का इज्जत को मिला दिया, बंगाल का माँ बहन का सम्मान को मिला दिया। हम देश को सम्मान करते हैं, लेकिन आत्मसम्मान विसर्जन नहीं करता है। हमारा पार्टी का एमपी भी आज देश के लिए बाहर में जाके, विदेश में जाके चिल्लाता है, और उन्होंने आके बंगाल में आके बंगाल को गाली देते हैं, बंगाल को सम्मान को गाली देता है, बंगाल को इज्जत लेके खेल कूद करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन बंगाल करेगा, इतना हिम्मत है तो काल इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में एक जनसभा को संबोधित किया और पाकिस्तान को कड़ी नसीहत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत ने पाकिस्तान को 3 बार उसके घर में घुसकर मारा और अगर फिर दुस्साहस किया तो वही अंजाम होगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान समझ ले, 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए सिंदूर खेला का भी जिक्र किया, जिसका बंगाल में खासा महत्व है। पीएम ने कहा, आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया तो हमने ऑपरेशन सिंदूर से कड़ा जवाब दिया। आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पाकिस्तान को सीधी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि भारत में हथियार बनाने के साथ अब उसकी डिजाइनिंग पर भी फोकस करने की जरूरत है।
we have to have the capability plus the capacity. This again has been alluded to today. We cannot just talk about producing in India. We need to start designing and developing in India also. And when it comes to producing in numbers, the capacity comes in. So we need to have this trust between the forces and the industry continued. We need to have the communication continued. We need to be open with each other. We need to be very open and forthright with each other so that this relationship doesn't break down anywhere. You know, I'm that pran jaye par vachan na jaye. I am just told today only. I think that is something that we have to do. That एक बारी जो हमने commit किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद के आतंकी बौखलाए हुए हैं। खबर है कि जैश के साथ साथ लश्कर, हिजबुल और टीआरएफ समेत दर्जन भर आतंकियों ने एक अहम मीटिंग की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकी किस कदर बौखलाए हैं, आतंकियों की तरफ से जारी ये वीडियो इसकी गवाही दे रहा है। बताया जाता है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने लश्कर, हिजबुल, टीआरएफ समेत 45 आतंकी गुटों के साथ एक मीटिंग की है। ये मीटिंग पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर हुई है। आतंकियों का एक साथ जुटना ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की गवाही दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के जवानों ने एक के बाद एक पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। करीब 100 आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया गया है। भारत के ऑपरेशन से डरे जिन आतंकियों के आकाओं को पाकिस्तान ने पनाह दी, वो आतंकी अब गीदड़ भपकिया दे रहे हैं। बताया जाता है कि 12 से ज्यादा जिहादी आत्मघाती दस्ते तैयार किए गए हैं, जो घुसपैठ की फिराक पे है। भारत के कई राज्यों को टारगेट करने की इन्होंने प्लानिंग की है। जिहादियों को ये आतंकी बदले के लिए उकसाने में जुटे हैं। आतंकियों के वीडियो की तकरीरों से ये साफ है। वीडियो में जैश कमांडर हजरत अब्दुल रऊफ अजगर ने अबू जिंदाल की मौत का बदला लेने की बात कही है। वहीं फिर से पार्लियामेंट पर हमले और नरसंहार की गीदड़ भपकी भी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके पर ही होगी। उन्होंने कहा कि पीओके के लोग हमारे अपने हैं और एक दिन वो जरूर लौटेंगे। हमने पाकिस्तान के साथ अपने इंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रीकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी, केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। साथियों, मैं मानता हूं कि आज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग हमारे अपने हैं। आप मानते हैं ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारतीय सेना ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाया, उसके बाद ये पहला मौका जब प्रधानमंत्री बिहार पहुंचे हैं और पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का पीएम ने उद्घाटन किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। 1200 करोड़ की लागत से ये पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ साथ बिहटा एयरपोर्ट जो है उसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज ही करना है और उसके बाद प्रधानमंत्री के रोड शो की तैयारी है। रोड शो जहां से होना है, जिस सड़क से होकर ये रोड शो गुजरेगा, वहां की तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी रुपेश कुमार आपको दिखा रहे थे। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का और इस वक्त आप देख सकते हैं नए एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात मिली है बिहार को। ये तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी विधायक
रणवीर पठानिया का विवादित बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उधमपुर बेस पर एयरफोर्स वाले सोए होंगे, जिस पर उनकी सफाई भी अब आई है। वर्ष 2013 का ये एयरफोर्स स्टेशन का एक ये जो लेटर है, ये यहाँ के विंग कमांडर ही लिख रहे हैं कि हमारी सड़क जो है 17 फुट इस तरफ 17 फुट उस तरफ है, जिसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि ये सड़क 34 फुट अपने रिकॉर्ड में गिनते हैं, लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में 1 इंच भी इनके जमान इनके नाम पे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ, नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है, हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। रणवीर पठानिया के इस बयान पर सियासी बवाल मचा। उसके बाद उन्होंने सफाई दी। दिल का ताड़ तोड़ के, मरोड़ के, एडिट करके, मॉर्फ करके एक वीडियो चला के एक माहौल, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये जनता जो है सब जानती है। मैं पॉइंट 1 कह दूं, कोई भी ऐसा शब्द भारतीय सेना के लिए, इंडियन एयरफोर्स के नाम मैंने कभी कहा। कुछ शरारती लोग, इन शरारती तत्वों के खिलाफ हमारी लीगल टीम ने अपनी एफआईआर फाइल कर दी है। वी हैव टॉक्ड टू द कंसर्न पुलिस एजेंसीज। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर जहां शेखी भंगार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की अभिनेत्री हिना ख्वाजा बयात ने कहा कि सार्वजनिक और निजी सेवाओं की खराब हालत दुनिया के सामने है। पाकिस्तान की सबसे मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार हिना ख्वाजा बयात ने सोशल मीडिया पर देश की खराब होती व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हिना ने कराची एयरपोर्ट पर पानी न मिलने के बाद अपना गुस्सा निकालते हुए सवाल किया कि एक तरफ तो देश परमाणु हथियारों का जश्न मना रहा है और दूसरी तरफ स्थिति यह है कि लोगों को पानी भी नहीं मिल रहा है। और केंद्र सरकार ने दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर एक वीडियो जारी किया है। गृह मंत्री अमित शाह यमुना की सफाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य अगले लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में यमुना के पानी को पीने लायक बनाना है। यमुना में रोज 9 घंटे सफाई का काम किया जा रहा है, करीब 140 घंटे। और आइए अब आपको एक बार फिर सीधे लिए चलते हैं बिहार की राजधानी पटना, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया और उसके बाद बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास किया गया है। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का यह पहला बिहार दौरा है और इसलिए तस्वीरें इस वक्त पटना से जो सामने आ रही हैं वो खास हैं। जगह जगह ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरह से शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, उसको बयां करने वाले पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत की खास तैयारियां की गई हैं और सड़कों के दोनों तरफ जो लोग आपको नजर आ रहे हैं उनके हाथों में तिरंगा है। हमारे सहयोगी रुपेश कुमार भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तकरीबन 6 किलोमीटर का लंबा रोड शो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरू हो गया है। पटना एयरपोर्ट से पटेल भवन होते हुए ये रोड शो पहुंचना है बीजेपी दफ्तर। रास्ते में हाईकोर्ट, आयकर गोलंबर भी पड़ेगा। साथ ही साथ ये जो रोड शो पूरा है 6 किलोमीटर लंबा है और बीजेपी दफ्तर यानी पटना एयरपोर्ट से बीजेपी का जो पटना में दफ्तर है वहां तक इस रोड शो का रूट रखा गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। तकरीबन 6 किलोमीटर लंबा ये प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। और रुपेश कुमार हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ पटना से मौजूद हैं। रुपेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, पटना में पीएम मोदी का रोड शो शुरू हो गया है और ये दौरा कई मायने में खास, कई सौगातें तो मिली ही हैं, लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला मौका है जब पीएम वहां पर पहुंचे हैं, इसलिए भी उत्साह ज्यादा नजर आ रहा है लोगों में। जी हाँ, बिल्कुल उत्साह ज़्यादा लोगों में नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री ने 50,000 करोड़ से ज़्यादा की सौगात तो बिहार को दी ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग बेताब हैं, खास करके महिलाएं बेताब हैं अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि उन्होंने सिंदूर नाम तो ऑपरेशन को दिया ही, और जैसे उन्होंने कहा उनकी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है और बिहार के लिए बहुत खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पहलगाम हमले के बाद पहली बार बिहार में ही कहा था कि हम आतंक और आतंक की जमीन और आतंक के सरपरस्तों को मिट्टी में मिला देंगे। और उसके बाद ही शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आतंक को वाकई मिट्टी में मिलाया और सिंदूर की मान रखी, सिंदूर की लाज, उसी तरीके से आज महिलाएं अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने उनके सिंदूर की रक्षा की, उनके सिंदूर का मान और जो शौर्य, महिलाओं का जो पराक्रम, जो शौर्य दिखा, वो वाकई भारत का शौर्य के साथ अद्भुत था। और इसीलिए देखिए हर हाथ में यहाँ पर तिरंगा आपको दिखेगा। पटना एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करने के बाद से। और अब से कुछ देर पहले मैंने दिखलाया किस तरीके से आज लग रहा है कि बिहार की राजधानी पटना में लोक आस्था का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। छठ के गीत गाए जा रहे हैं। महिलाएं पूरे छठ, लोक आस्था के महापर्व छठ के दौरान जिस तरीके से पूरे साजो श्रृंगार के साथ सिंदूर और मंगलसूत्र और बाकी जो महिलाओं का पूरा जो श्रृंगार है जो छठ के दौरान दिखता है, उसी तरीके से आज जो महिलाएं हैं और छठ के गीत गाए जा रहे हैं, देशभक्ति के गीत गाए जा रहे हैं। और उस पर महिलाओं का ये देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं। और महिलाओं देखिए हाथ में यहाँ पर फूल लेकर के, और क्या मोदी जी का अभिनंदन करना ऑपरेशन सिंदूर। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर ने जो किया है, उन्होंने जो योगदान दिया है, बहुत अच्छा किया। इससे मैं बहुत खुश है। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी के ही राज्य में संभव था, नहीं तो इतना जल्दी भारत के इतिहास में अभी तक किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ इतनी जल्दी कार्रवाई नहीं की। हाथों में देखिए, ये हाथों में देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन। और यही मैं कह रहा था कि जिस तरीके से सीधी तस्वीरें आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। दिल्ली के नरेला में अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है और क्राइम ब्रांच ने कैसे इन सभी को पकड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। ये वो बांग्लादेशी हैं जो कई सालों से अवैध रूप से फर्जी कागजात बनाकर दिल्ली में अलग अलग जगह पर रह रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में आए इन लोगों की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक्शन लेते हुए नरेला इलाके से इन बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक खुफिया जानकारी और फील्ड रिपोर्ट्स के आधार पर यह पता चला था कि कई लोग गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल होकर दिल्ली में रह रहे हैं। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम बनाई गई। टीम ने 1 महीने तक इलाके में निगरानी और जांच की। पुलिस ने नरेला के आसपास के झुग्गी इलाकों, मजदूर के रहने वाले ठिकानों पर खास नजर रखी। आखिरकार ये बांग्लादेशी पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। जब क्राइम ब्रांच ने इन्हें गिरफ्तार किया तो इनके पास कोई भी वैध दस्तावेज नहीं थे। पुलिस पूछताछ में एक खुलासा हुआ कि ये सभी बचपन में अपने माता पिता के साथ अवैध रूप से भारत आए थे। इनके माता पिता बाद में बांग्लादेश लौट गए, लेकिन ये सभी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहने लगे। हाल के वर्षों में ये दिल्ली के नरेला इलाके में झुग्गियों में रह रहे थे। फिलहाल गिरफ्तार 4 बांग्लादेशियों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 3 स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान अस्पताल के बाहर रेखा गुप्ता ने एक मरीज के परिजन को गले लगाया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। लेकिन मेरे पेशेंट की हालत खड़े होने के लायक नहीं है। ये महिला इस बात से काफी परेशान थी कि घंटों अस्पताल में लाइन लगाने के बाद भी उनके मरीज को अस्पताल एडमिट नहीं कर रहा था। महिला लगातार लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का चक्कर काट रही थी। आज जब दिल्ली की मुख्यमंत्री लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 3 स्वास्थ्य परियोजनाओं का उद्घाटन करने पहुंची तो इस दौरान महिला ने रेखा गुप्ता से अपनी आपबीती सुनाई। सीएम भी काफी देर तक महिला की बात सुनती नजर आई। आखिर में महिला काफी भावुक हो गई, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने महिला को गले लगाते हुए तुरंत मरीज को एडमिट करने का आदेश दिया। इस दौरान रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि पहले की सरकार की लापरवाही की वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड हॉस्पिटल के जरूर होने चाहिए। आज वास्तु स्थिति ऐसी है कि सरकारी तंत्र में केवल 0.42 बेड, यानी कि 1 बेड भी 1000 लोगों पे दिल्ली के मेडिकल तंत्र में अभी उपलब्ध नहीं है। कितने अफसोस की बात है। दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे होने से पहले आपने रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी ने सरकार की कमियों को उजागर किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार को फेल करार दिया है।
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली वालों का जीवन नर्क बना दिया है। 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी हर पक्ष पर फेल है। ना उन्होंने अपने वादे पूरे किए और जो चलती चलाती बिजली, पानी, स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी उन्होंने मात्र 100 दिन में ठप कर दिया। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने 100 दिन में 100 झूठ बोले हैं। 4 इंजन की सरकार का मतलब है ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ इनके कंट्रोल में है। ऐसी सरकार के अंदर आपको तो नई नई सुविधाओं की झड़ी लगा देनी चाहिए। सुविधाएं तो आपने दी नहीं। ये कहा जा सकता है ये सरकार वो है 100 दिन 100 झूठ, रोज झूठ बोलते हैं। और भारत नेपाल सीमा से चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों नो मैंस लैंड का वीडियो बना रहे थे। नेपाल सीमा से घुसपैठ को लेकर बिहार पुलिस काफी सतर्क है। इसी का नतीजा है कि बिहार के मधुबनी जिले में भारत नेपाल बॉर्डर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 2 चीनी नागरिक हैं। ये दोनों चीनी नागरिक बॉर्डर इलाके का वीडियो बना रहे थे, तभी एसएसबी जवानों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है। बॉर्डर को क्रॉस करके इस तरफ प्रवेश कर गए थे। उनको पुलिस ने हरलाखी पुलिस ने और एसएसपी की मदद से उनको पकड़ा गया है। उसमें 2 चाइनीज़ नागरिक हैं और 1 नेपाल का व्यक्ति है और तीनों से पूछताछ की जा रही है। इसमें एसएसपी की टीम और जिला पुलिस की टीम और भी अन्य एजेंसीज की टीम इसमें शामिल है। पूछताछ उनसे की जा रही है। उनके मोबाइल फ़ोन भी देखे गए हैं, तो उन्होंने कई सारे वीडियोस और फोटोग्राफ्स आसपास के लिए हुए थे। दोनों चीनी नागरिक हिंदी या अंग्रेजी भाषा ठीक से नहीं जानते हैं, जिसके चलते पूछताछ में दिक्कत हो रही है। इसके लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि ये दोनों किस इरादे से भारतीय सीमा में दाखिल होकर बॉर्डर इलाके का वीडियो बना रहे थे। घर में पेट्रोल और डीजल रखने का क्या अंजाम हो सकता है? ये खौफनाक मंजर दिखा यूपी के संभल में। देखिए कैसे घर में आग लग गई, घर में रखे तेल। धमाके के बाद अफरा तफरी मच गई। एक बार फिर से देखिए भयानक विस्फोट की ये तस्वीरें। ये तस्वीरें यूपी के संभल की हैं, जहां चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मौलागढ़ गांव में एक घर में रखे पेट्रोल डीजल के ड्रम में आग लग गई। आग बुझाने के लिए पुलिस और बचाव दल की टीम पहुंची थी। इसी बीच पेट्रोल डीजल के ड्रम में तेज धमाका हुआ। तेज धमाके के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। धमाके के बाद आग और तेजी से फैली। एहतियातन आसपास के 3-4 घरों को खाली कराया गया। करीब 2 घंटे तक आग धधकती रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काले धुएं का गुबार पूरे इलाके में भर गया। बताया जाता है कि इस आग में 7-8 लोग फंसकर, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। जब तक इन्हें बाहर निकाला जाता ये बुरी तरह झुलस गए। अफरा तफरी के बीच इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इनका इलाज जारी है। करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आप देख सकते हैं कि घर का बड़ा हिस्सा बुरी तरह जल चुका है। चारों तरफ राख ही राख बिखरी है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बार फिर हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट अटकने का मामला सामने आया है। आस्था ग्रीन सोसाइटी में क्लब हाउस की लिफ्ट अचानक अटक गई। वीडियो ऑन करें? हाँ, ऑन कर रखा हूं मैं। लिफ्ट में महिला समेत 6 लोग सवार थे। लोगों ने बताया कि करीब 30 मिनट तक वो लिफ्ट के अंदर ही फंसे रहे और उसके बाद जैसे तैसे बाहर निकल पाए। लिफ्ट में फंसे हुए लोगों ने इस मामले में पुलिस को भी लिखित शिकायत दी है। लोगों का कहना है कि रात करीब 10:30 बजे वो क्लब हाउस के 4th फ्लोर से नीचे आ रहे थे। इस दौरान अचानक लिफ्ट 4th फ्लोर से सीधे 3rd फ्लोर पर आकर अटक गई। काफी कोशिशों के बाद भी लिफ्ट नहीं खुली। इसके बाद लोगों ने अलार्म बटन भी दबाया, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं आया। इसके बाद फंसे हुए लोगों ने अपने परिजनों को कॉल किया, जिसके बाद जैसे तैसे लिफ्ट को खोला गया। इस दौरान करीब 30 से 40 मिनट तक लोग वहीं पर रहे। सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि कोई भी लिफ्ट में ऑपरेटर मौजूद नहीं होता है, जबकि मोटा मेंटेनेंस चार्ज लिया जाता है। लिफ्ट की मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं होती, इसलिए लिफ्ट में लोगों के फंसने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। लिफ्ट में फंसे लोगों ने वीडियो भी बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस मामले की पुलिस से शिकायत की गई है और कार्रवाई की मांग भी की गई है।
महाराष्ट्र के अमरावती में मजदूरों का आंदोलन जारी है। इन मजदूरों ने अचलपुर में मिल की चिमनी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। मजदूरों ने वेतन भुगतान करने और मिल चालू करने की मांग की है। अचलपुर में वर्षों से काम कर रहे मिल मजदूरों के वेतन न मिलने की पीड़ा अब सड़कों पर उतर आई। बकाया वेतन की मांग को लेकर मजदूर संघ ने फिलने मिल के चिमनी क्षेत्र में जबरदस्त विरोध किया है। मजदूरों ने एक सुर में प्रशासन और मिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये मजदूर फिलने मिल की चिमनी पर चढ़कर फिल्म शोले के अंदाज में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका आरोप है कि मिल प्रबंधन की ओर से ध्यान न देने के कारण उन्हें आंदोलन की सड़क पर उतरना पड़ा है। वो बंद पड़ी मिल को शुरू कराना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। फिलने मिल पिछले 5 साल से बंद है और इससे परेशान 16 मजदूर आत्महत्या कर चुके हैं। अब मजदूर एकजुट होकर दिन रात आंदोलन कर रहे हैं। रात में बारिश में भीगते हुए भी धरने पर बैठे रहे। मजदूरों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द उनका बकाया वेतन नहीं दिया गया तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है। उनका कहना है कि केवल मजदूरों की लड़ाई नहीं, उनके परिवारों की जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी है। मजदूर संघ के नेताओं का आरोप है कि हर बार केवल आश्वासन देकर मजदूरों को बहलाया जाता है, लेकिन अब वो चुप बैठने वाले नहीं। और भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारियों ने शानदार उपलब्धि अपने नाम की है। लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ने नाविका सागर परिक्रमा अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भारतीय समुद्री इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। नाविका सागर परिक्रमा 2 की 2 साहसी महिला नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के ने पूरे विश्व की नौकायान यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ ही ये दोनों अधिकारी आज गोवा तट पर वापस लौट रही हैं। उनके भव्य स्वागत के लिए मुर्मुगांव पोर्ट पर फ्लैग इन सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि होंगे। इस खास उपलब्धि की बड़ी बात यह भी है कि दोनों महिला नौसेना अधिकारियों ने यह सफर नौसेना की सेलिंग बोट INSV तारिणी पर सिर्फ पाल और हवा के सहारे पूरा किया है। यात्रा 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से शुरू हुई थी। इस दौरान इन्होंने 8 महीनों में लगभग 50,000 किलोमीटर समुद्र के रास्ते तय किए। 4 महाद्वीप, 3 महासागर और 3 खतरनाक समुद्री रास्ते पार किए। विदेशी सांसदों, स्कूल के बच्चों, भारतीय प्रवासियों और नौसेना कैडेट से मिली। ऑस्ट्रेलिया की संसद में उन्हें विशेष सम्मान मिला। हालांकि इस दौरान दोनों लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना एक और बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही है। भारतीय सेना मंगोलिया की सेना के साथ युद्ध अभ्यास करेगी। भारतीय सेना हर मुश्किल से निपटने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देश में सुरक्षा को लेकर सेना ज्यादा सतर्क है। युद्ध की आशंका को देखते हुए सेना की पूरी तैयारी है। भारतीय सेना तैयारियों को और धारदार बनाने के लिए लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। भारतीय सेना और मंगोलिया की सेना विध्वंसक युद्धाभ्यास करने वाली है। सेना के सूत्रों की माने तो इस युद्धाभ्यास में पूरी तरह से स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत और मंगोलिया की सेना 31 मई 2025 से 13 जून 2025 तक युद्धाभ्यास करेगी। इस युद्धाभ्यास का नाम नोमैडिक रखा गया है, जिसका मतलब मतवाला हाथी से है। यानी भारतीय सेना एक ही जगह नहीं, कहीं भी घुसकर दुश्मन पर हमला कर सकती है। भारत और मंगोलिया की सेना ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पर संयुक्त युद्धाभ्यास करेगी। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में कैसे जंग लड़ी जाए और जीता कैसे जाए, इसका युद्धाभ्यास करेगी। भारत और मंगोलिया की दोस्ती से पड़ोसी देश चीन परेशान है, क्योंकि मंगोलिया चीन के उत्तर में है और भारत चीन दक्षिण में है। इसलिए भारत मंगोलिया के बीच नजदीकी से चीन घबराया हुआ है। रेचल गुप्ता ने क्राउन लौटाने का ऐलान किया है। वहीं ब्यूटी पेजेंट ऑर्गेनाइजेशन ने पोस्ट कर ये दावा किया है कि रेचल गुप्ता को खिताब से टर्मिनेट किया गया है। पंजाब के जलंधर की रेचल गुप्ता ने मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया था। साल 2013 में शुरू हुआ ये ब्यूटी पेजेंट थाईलैंड में आयोजित हुआ था, जिसमें 70 देशों ने हिस्सा लिया था। इसमें 20 साल की रेचल गुप्ता ने बाजी मारी थी और देश का नाम रोशन किया था। हालांकि रेचल को मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 बने 1 साल भी नहीं हुआ है और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खिताब लौटाने का ऐलान कर दिया है। साथ ही लिखा है कि मैं तंग आ गई हूँ। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में 21 साल की रेचल गुप्ता ने कहा कि उन्हें टॉक्सिक माहौल और बार बार अधूरे वादों का सामना करना पड़ा। उनके अनुसार पद छोड़ना एक कठिन लेकिन जरूरी फैसला था। दूसरी तरफ आयोजकों ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि वास्तव में रेचल को
ऑफिशियली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 से बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं रचल गुप्ता ने भी कहा है कि वो जल्द ही एक वीडियो जारी करने की योजना बना रही हैं, जिसमें वो अपनी पूरी कहानी शेयर करेंगी और सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी। और इधर कनाडा के मैनीटोबा के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो चुकी है। आग के चलते हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण है। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिश कम हो रही है। स्थानीय प्रशासन ने हालात को देखते हुए आपातकाल लागू कर दिया है। साथ ही सेना बुलाई गई है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने भी सेना भेजने की अनुमति दे दी है। यहाँ सबसे बड़े पैमाने पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। आग के चलते 17,000 के करीब लोगों को पलायन करना पड़ा है। शहर के मेयर ने बताया कि आग इतनी तेजी से धधक रही है कि सभी लोगों को आधी रात तक शहर छोड़ने का आदेश दिया गया है। मैनीटोबा के सस्केचान इलाके में भी भीषण आग लगी है, जो तेजी से बढ़ रही है। आग के चलते सस्केचान में 1200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। दरअसल मैनीटोबा के जंगलों में 22 जगह आग लगी है। अधिकारियों ने बताया कि पूरे कनाडा से अग्निशमन विभाग के लोग आग से लड़ने में मदद कर रहे हैं। कनाडा में जंगल में आग लगने का मौसम मई से सितंबर तक का चलता है। इससे पहले साल 2023 में सबसे भीषण आग लगी थी, जिसकी वजह से महीनों तक उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्से खतरनाक धुएं की चपेट में रहे थे। और भारत की पहली बुलेट ट्रेन को जल्द से जल्द पटरियों पर उतारने का काम जोरों पर चल रहा है। बुलेट ट्रेन से जुड़ी तकनीकी जरूरतों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक सिग्नल और संचार व्यवस्था का टेंडर दे दिया गया है। देश को पहली बुलेट ट्रेन का इंतजार बेसब्री से है। बुलेट ट्रेन को लेकर तैयारी जोरों पर है। सारी तकनीकी जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन की सिग्नल और संचार व्यवस्था के लिए यूरोपीय टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दी गई है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हवाले से मिली खबर के मुताबिक जर्मन फर्म सीमेंस और अहमदाबाद की DRA इंफ्राकॉन को सिग्नल और संचार व्यवस्था का ठेका दिया गया है। सीमेंस DRA इंफ्राकॉन ने 4,100 करोड़ की बोली लगाई, जबकि एल्स्टॉम और लार्सन एंड टूब्रो ने 12,600 करोड़ की बोली लगाई। NHSRCL के मुताबिक स्वदेशी कंपनियों को शामिल करने से लागत में कमी आई है। सरकार जापान की बुलेट ट्रेन शिनकानसेन को लाने के लिए बातचीत कर रही है। इसके अलावा सरकार ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री को 280 किलोमीटर प्रति घंटे वाली हाई स्पीड ट्रेन बनाने की जिम्मेदारी दी है। ICF सार्वजनिक उपक्रम BEML के साथ मिलकर हाई स्पीड ट्रेन बनाने का काम कर रही है। ICF ने इस ट्रेन की लागत 886.87 करोड़ रखी है। ट्रेन का एक कोच 27.86 करोड़ का होगा। भारत में पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच 2028 में दौड़ने की उम्मीद है।